हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग नीट के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन द शो। तो पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ दिस मच एंड फोर्स दिस मच। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 20 इंटू 6 120, 15 इंटू 4 -60, 5 इंटू 3 -15। ओके, तो 60 -15 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो डॉट प्रोडक्ट होता है, याद होना चाहिए, एफ डॉट वी। बहुत इजी क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कल, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो इसका क्या क्या ऑप्शन दिए देखते हैं। नो वर्क इज डन, सही बात है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A block of mass m at the end of the string is whirled in a vertical circle of radius r. Center critical speed of the block at the top of the swing must which slack नहीं होनी चाहिए। तो हमको पता है कि भाई दो कंडीशंस पता होनी चाहिए। यहाँ पर बॉटम पे स्पीड होती है √5gr और टॉप पे स्पीड होती है √gr। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड √gr आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A spear is suspended by a thread of length L. Minimum horizontal velocity it has to impart the ball to reach the height of suspension. तो कितनी ऊपर जा पाए उसके लिए क्या वेलोसिटी देनी पड़े वापस। ठीक है, तो यहाँ से सस्पेंड किया गया आपने ऐसे बॉल को, तो ये यहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ये आपको स्टैंडर्ड सिखाते हैं 90 डिग्री पहुँचने के लिए, पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ √5gr होता है तो पूरा जाएगा, या √2gl होता है तो यहाँ तक पहुँचता है। ये आपको डेफिनेटली सिखाते। तो देख लेते कैसे करते हैं। यू, ये एल लेंथ है, 1/2 mu² इनिशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वहाँ पर mgl एनर्जी हो जाएगी, कैनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, कैनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी फाइनल। तो m और m गया, तो u = 2gl का रूट। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी ऑफ मास 5 kg rests on a rough horizontal surface. Coefficient friction is 0.2. Body is pulled through a distance of 10 meters with a force of 25 Newton. Kinetic energy acquired by it is. तो देखो, work done by external force plus work done by friction equal to K final minus K initial. Initial 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है 25 × 10 250 मीटर्स। ओके, फ्रिक्शन कितना है देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, μmg है, तो 0.2 इंटू m कितना 50, m 5 है, g 50, तो 10 न्यूटन फोर्स है। तो इसका वर्क डन है 25 इंटू 10। इसका वर्क डन है नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सटर्नल आगे लग रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ओके, 5 kg का मास, पीछे कितना लग रहा है 10 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट 10 है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड है। फाइनल कितना आ गया आपको, 250 - 100 150 दिख जाएगा, 150 जूल दिख जाएगा। तो 150 मेरा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एफ और एस दे दिया है in its own direction. If the work done is 6 joule, value of C is, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क होता है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट लेके देखते, 3 × 4 -12, 2 × C + 2C, 3 × 2 + 6 = 6 है। तो ये 6 और 6 गया, तो उधर 12, 2C = 12 हो गया, C की वैल्यू 6 आ गई। तो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अगेन है प्रिटी इजी क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल, सो द लेंथ इज 60 cm हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। टोटल मास कितना है, 4 किलो का है। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। तो पूरा चेन को ऊपर लेके आने में कितना वर्क डन चाहिए। तो देखो, ऐसा चेन है 2 मीटर का है, पार्शियली हैंगिंग है, पार्शियली हैंगिंग, 60 सेंटीमीटर हैंगिंग है, 60 सेंटीमीटर हैंगिंग है। तो पहले मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, 4/2 इंटू इसका लेंथ कितना है 0.6,
0.6 मीटर का लेंथ है। तो इस पूरे लेंथ का टोटल मास मैं एज्यूम कर सकता हूँ पॉइंट मास की तरह यहाँ पर मिड पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.3 मीटर्स। तो इस पूरे मास को यहाँ एज्यूम करो, इसको ऊपर लेके जाने का जो वर्क डन होगा वही आपका वर्क डन होगा। तो मास तो ये हो गया, ये आपका मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन हो गया, इंटू जी वर्क डन होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाइट क्या लोगे 0.6 लेने से गलत है, एक्चुअली फोर्स वेरिएबल है बिकॉज ऊपर खींच रहे हो तो मास चेंज हो रहा है। तो इस पूरे को पॉइंट मास मान के यहाँ पर एज्यूम करके आप पॉइंट मास वाला सिस्टम लगा के mgh लगा सकते हो। तो m को मैंने यहाँ माना है, टोटल मास जो भी आ रहा है यहाँ पर है ना 4 इंटू 0.6/2 मतलब 2 इंटू 1.2 kgs। तो 1.2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 0.3। तो ये 3.6 न्यूटन मेरा आ रहा है, तो 3.6 जूल आ रहा है, सॉरी 3.6 जूल आ जाएगा आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर है ना। इस तरह के क्वेश्चन में पूरे सिस्टम को पॉइंट मास मान के कहाँ मानना है, मिड पॉइंट पे। तो 3.6 आंसर हो जाएगा। इसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cord is used to lower vertically a block of mass m by a distance d with a constant downward acceleration g/4. Work done by the cord on the block is। तो देखो ये ब्लॉक है, आपने कॉर्ड यहाँ रखा हुआ है, इसका मास m है, तो ये नीचे तो mg फोर्स लगा रहा है बट इसका एक्सेलरेशन g/4 ही आ रहा है। तो आपने ऊपर एक फोर्स लगाया जो जिसका वर्क डन पूछा गया। टेंशन कितना हो गया आपका, तो टेंशन हो गया mg माइनस टी इक्वल टू mg/4। तो टेंशन हो गया 3mg/4। ओके, तो आपका आंसर टेंशन ऊपर है और ये नीचे कितना गया, d नीचे गया। अब ब्लॉक यहाँ आ गया, d डिस्टेंस नीचे आ गया। तो टेंशन तो ऊपर लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, तो वर्क डन तो नेगेटिव है। तो वर्क डन बाय कॉर्ड मतलब वर्क डन बाय टेंशन। वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू फोर्स कितना है 3mg/4, डिस्प्लेसमेंट कितना है -d, तो -3/4 mgd ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A spring of force 10 newtons has an initial stretch of 0.2 meters. In changing stretch to 0.25 meters, increase in potential energy is। तो u final minus u initial पूछा गया है, तो 1/2 k को कॉमन कर लेते 10, x2 कितना है 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर। तो अगेन इजी क्वेश्चन में मान सकते हैं इसको भी है ना। तो 25/100 2/10, 2/10 मतलब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर मतलब 25/100 का स्क्वायर है ना। 100 का स्क्वायर को बाहर निकाल दो, 10⁴ हो जाएगा बाहर। ओके, 25 का स्क्वायर 625 है, 2 का स्क्वायर यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 100 है, 100 का स्क्वायर आया, यहाँ से 10 का स्क्वायर आया, तो 100 को ही बाहर निकाल सकते, पूरा नहीं निकाल सकते इसमें से। तो 1/2 इंटू, चलो कैलकुलेशन बता देता हूँ, 25/100 का स्क्वायर माइनस 2/10 का स्क्वायर। इसमें 100 बाहर निकाल दो तो 1/2 इंटू 10/100, तो 25 का स्क्वायर 625/100 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो 6.25 माइनस 4 2.25 हो जाएगा। तो ये 1/20 इंटू 2.25 ऐसा कुछ आंसर मेरे को दिख रहा है। तो देखो 2/20 अप्रोक्सीमेटली 0.1, तो 0.1 जैसा आंसर इसमें दिखना चाहिए जो ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। तो आपको ये 221 हो जाएगा, सॉरी 225 माइनस 4, ये 6.25 माइनस 4 2.25 सही है, 2.25 सही है। तो आपको 1.1 के आसपास दिख जाएगा आंसर। तो 0.1 के आसपास 0.125 जैसा आ जाएगा, 0.112 जैसा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट 1500 3000 स्ट्रेचर विद द सेम फोर्स, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो ऑफ। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 k x1 स्क्वायर बाई 1/2 k k1 x1 k2 x2 का स्क्वायर है ना। फोर्स सेम है तो आपको बोला गया फोर्स इज सेम, तो k1 x1 इक्वल टू k2 x2। तो आपको यहाँ से k1/k2 को लिख सकते हो x2/x1, या इसको मैं ऐसा लिखूँ 1/2 तो कट गया, k1 x1 बाई k2 x2 इंटू x1/x2। तो ये तो सेम है बिकॉज फोर्स सेम है, x1/x2 को मतलब k2/k1 हो गया।
तो K2 बाई K1, K2 कितना है 3000, K1 कितना है 1500, तो 3000 ओवर 1500 आपका 2:1 रेशियो आ जाएगा, 2:1 रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोलर कोस्टर राइड डिजाइन करनी है आपको, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप स्लाइड करके आ रहे हो ऐसे ऐसे, यहाँ आके अब ये ऊपर जा रहे हो तो यहाँ मिनिमम वेलोसिटी रूट GL, या यहाँ पर बॉटम में वेलोसिटी रूट 5GR होनी चाहिए, रूट 5GR। बट यहाँ से टॉप से फ्रिक्शनल सरफेस पे आ रहे हो तो बॉटम पॉइंट पे आने के लिए जितना हाइट घटा पोटेंशियल में ड्रॉप होगा वही काइनेटिक एनर्जी का राइज होगा। तो mgh जो होगा वो हाफ mv² से बोला तो v की वैल्यू √2gh होती है। तो √2gh एट द बॉटम इक्वल टू √5gr एट द बॉटम। तो यहाँ से स्क्वायर निकाल को जी कैट कर दो तो 5/2 r आ जाएगा आंसर। तो अगेन इजी क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, आपके लिए 2 लाइन का आंसर है। कौन सा आंसर है 5/2? अब आपको हाइट की वैल्यू दे दी है 5, हाइट की वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर, तो सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में आर के टर्म में नहीं दिया, 5 = 5/2 इंटू आर, तो 5 कट जाएगा, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आर की वैल्यू पूछी गई इन सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, है ना। बड़ी हाइट्स के लिए भी ऐसा ही रोलर कोस्टर राइड डिजाइन करनी है, ऊपर से आ रहे हो ऐसे जाके यू टर्न लेके वापस ऐसे जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू मोमेंटम विल बी। तो k = p² / 2m। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 4 टाइम्स, तो 4k = p2/2m, p2 का स्क्वायर, 2m तो कांस्टेंट है तो रेशियो ले लो, कट जाएगा। तो p2 = p1 टाइम्स √4k/k। तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई, तो पोटेंशियल मोमेंटम 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा, बिकम्स ट्वाइस इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये आपका 2p हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगेन इजी क्वेश्चन है। ये बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम राइफल, इफ द राइफल रिकॉइल्स देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल इज। तो लॉजिकल बात है, मोमेंटम कंजर्व्ड है ना। तो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज उसका मास कम होता है, और राइफल की स्पीड कम होती है, यही आंसर में दिया हुआ है, लेस देन दैट ऑफ बुलेट, है ना। तो वेलोसिटी कम है तो एनर्जी भी कम होगी बिकॉज हाफ mv², m से ज़्यादा v² डोमिनेट कर रहा है, तो v जिसका छोटा है उसका काइनेटिक एनर्जी छोटा है। नेक्स्ट, या आप p²/2m से कंपेयर कर सकते हो, p दोनों का सेम है, जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। When a piece of aluminum wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half of its original value, its resistance will become। तो डायमीटर को आधा कर दिया तो एरिया 4 गुना छोटा हो गया, एरिया 4 गुना हो गया, बट खींच के लेंथ तो 4 गुना बड़ा कर दिया आपने, लेंथ भी तो 4 गुना। वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल होता है ऑलवेज। तो A1 L1 और A2 कितना हो गया 4 टाइम्स A1। ये आपको कैसे पता चला, इंटू L2। तो L2 की वैल्यू L1/4 हो गई, सॉरी एरिया 4 गुना छोटा हो गया, डायमीटर कितना हो गया आधा हो गया, तो A1/4 है L2, तो L2 की वैल्यू 4L1। लेंथ भी 4 गुना बढ़ गया, एरिया भी 4 गुना घट गया, तो R2/R1 इज L2/L1 इंटू A1/A2। तो ये आपको दिख जाना चाहिए 4 का स्क्वायर, ये भी 4 टाइम्स से, एरिया भी 4 गुना घटा तो वो भी 4 ऊपर आएगा, A1 इज 4 टाइम्स लार्जर, तो 16 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। वायर को स्ट्रेच करने से लेंथ जितने गुना बढ़ेगा उसके स्क्वायर गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। डायरेक्टली 4 टाइम्स लेंथ बढ़ा तो स्क्वायर टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, certain piece of silver given a mass to be linked to the wire, which are the following combination of length and area will lead to the smallest resistance। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप देखो, ρL/A, सबका सिल्वर है तो लेंथ रेजिस्टिविटी सेम है, मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन नहीं है, सिर्फ लेंथ जिसका छोटा हो एरिया बड़ा हो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और चारों ऑप्शन चेक करो, आपको ऑप्शन सी में लेंथ छोटा दिख रहा है और एरिया भी बड़ा दिख रहा है।
इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A steady flow in a metallic conductor is non-uniform cross section. The quantity along the length of the conductor are the quantities, constant quantities कौन सी है? constant है, ओके तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी? तो करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, बाकी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, एरिया वेरिएबल है, ऐसा कुछ एरिया है ना। तो एरिया वेरी हो रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज आई इक्वल टू एन ई वी डी होता है, एन ई ए वी डी। जब एरिया चेंज हो रहा है आई कांस्टेंट है, बिकॉज करंट तो फ्लो हो रहा है, वही करंट फ्लो होगा हर जगह, तो एरिया बढ़ा या घटा उसके रेस्पॉन्डिंग में वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। तो ड्रिफ्ट स्पीड डिपेंड्स अपॉन एरिया इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर ओनली करंट रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वी बाय एल पे डिपेंड करती है और पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of 3 wires of copper are in ratio 1:3:5, lengths are in ratio 5:3:1, their electrical resistance is। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला को आर एल बाई ए लिखा आपने, मैंने इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर एल स्क्वायर आ गया। तो ये रो इंटू एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, बिकॉज ऊपर रेजिस्टिविटी भी रो से होती, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए डी फॉर डेंसिटी है। तो ऊपर नीचे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना। मास ऑफ वायर कॉपर, सारे कॉपर है, तो ये क्या हो गया, मास हो गया, रो एल स्क्वायर इंटू डी बाई मास। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई मास। तो L1 बाई M1 का स्क्वायर, L1 का स्क्वायर बाई M1, L2 का स्क्वायर बाई M2, L3 का स्क्वायर बाई M3, ये रेशियो हो जाएगा। मासेस का रेशियो दिया है 1:3:5 और वॉल्यूम का लेंथ का 5, तो 5 स्क्वायर बाई 1, 3 स्क्वायर बाई 3 और 1 स्क्वायर बाई 5। तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, है ना, बिकॉज यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। 15 से मल्टीप्लाई करने से पहले तो ये 3 कट जाएगा, तो ये 3 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 125, यहाँ पर 15, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक ठाक कैलकुलेशन है, टफ क्वेश्चन तो नहीं है, ओके। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन ए सेमीकंडक्टर। तो देखो सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का घटेगा। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सेमीकंडक्टर पे आपने पढ़ चुके हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ एमीटर एज पर द गिवन फिगर। तो 2 2 2 3 बार है तो वो 2/3 हो जाएगा। पैरेलल में जितनी बार हो उतनी बार डायरेक्टली n टाइम्स से डिवाइड करना है। तो भाई 2 2 2 2/3 प्लस 2, आर इक्विवेलेंट आपका हो गया 2/3 प्लस 2, दैट इज 6 प्लस 2 8/3। करंट निकालना हो तो बैटरी कितनी 2 वोल्ट की, 2/8/3, 6/8, 3/4, 0.75 एम्पियर्स, या 3/4 ही दिया है तो वही मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 2 5, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 ओम का है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो गया, 1 एम्पियर इसमें गया, इसमें भी 1 एम्पियर गया। तो VA माइनस VB, तो यहाँ पर VA VB हमको पता नहीं है ना, आप इसको मान लो V वोल्टेज, है ना, तो यहाँ पर मान लो 0, ऐसे मान लो, है ना, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो, 0 मान लो। V और 0 के बीच में बैटरी कनेक्ट हुई, तो आप सोचो यहाँ से 1 एम्पियर करंट गया ना, तो यहाँ क्या वोल्टेज होगा कि 0 हो गया, 3 × 1, यहाँ 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए यहाँ पर 3 वोल्ट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 एम्पियर गया, 2 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ होगा, तभी तो यहाँ 0 होगा, मतलब B का वोल्टेज 2 होना चाहिए। 2 - 2 0 हो गया, तो मैंने एक तरफ को 0 मान के बहुत इजी कर दिया। तो VA मेरे लिए 3 वोल्ट है, VB मेरे लिए 2 वोल्ट है, तो VA माइनस VB 1 वोल्ट हो जाएगा। VA माइनस VB 3 - 2 1 वोल्ट। कितना इजीली हमने कर लिया, है ना, फंसना मत, एक तरफ को 0 मान लो, 2 लाइन में आंसर कर लोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 और 4 पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में, 4 और 4 में आंसर होता है 2, 6 और 6 का होता है 3। तो टोटल करंट आपको पूछा क्या है, द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohms एंड 6 ohms इज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले तो टोटल करंट निकालो। टोटल करंट हो गया 20 बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 5, 4 एम्पियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 2 ohm से, ये 3 ohm से, 2 + 3 सीरीज में 5 है, तो 20/5 4 एम्पियर्स करंट है। तो यहाँ से 4 एम्पियर जब करंट आया तो इसमें कितना करंट गया, आधा आधा जाएगा बेटा, 2 एम्पियर इसमें गया, इसमें 2 एम्पियर गया। उसी लॉजिक से यहाँ भी आधा आधा जाएगा, है ना भाई। तो रेशियो तो 1 हुआ, जो 4 ohm में जा रहा है वही 6 में भी जा रहा है, तो रेशियो तो 1 एम्प और 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। अच्छा, रेशियो नहीं पूछे, वैल्यूज पूछिए। दोनों में 2 एम्पियर जा रहा है, दोनों में 2 एम्पियर जा रहा है, बिकॉज करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है जब रेजिस्टेंस इक्वल दिखे उसको। हाँ, जहाँ कम दिखता तो वहां ज्यादा जाता, बट दोनों में इक्वल दिखा। ओके, नेक्स्ट, 2 wires of metals having same length but their cross sections are in the ratio of 3:1. They are joined in series. The resistance of the thicker wire is 10 ohms. Then the total resistance of the combination will be. Okay? तो देखो, थिकर वायर मतलब 3, एरिया कितना है, 3 गुना है, तो R = ρl/3a is 10। तो ये R1 है थिकर। R2 कितना हो जाएगा, ρl/a, तो ρl/a कितना है, यहाँ से 30 है, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो R1 + R2 सीरीज में कितना हो गया, 40 ohms। तो यही पूछा आपको क्वेश्चन में, तो 40 ohms आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इनफाइनाइट सीरीज का वायर है, इसका आंसर आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता, इन पॉइंट्स के बीच में पूछा गया, इन पॉइंट्स के बीच में पूछा गया। तो यहाँ एक इमेजिनरी बैटरी मान लो, या इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक्स मान लिया हमने। तो अभी 10,000 सॉल्व करूं या 9,099 सॉल्व करूं, एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लेता हूँ एक्स, बिकॉज इन सब की जगह इफेक्टिव जो आएगा, मतलब इसको भूल जाते, एक सेटअप सेम, इसके बाद रिपीट हो रहा है, एक कम ले लूँ तो भी आंसर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको x मान लिया, तो आपके लिए x × 2x, x × 2/x + 2 प्लस ये दोनों सीरीज में इसके साथ 4, ये आपका इक्वल टू वापस R इक्विवेलेंट, दैट इज आल्सो x, R इक्विवेलेंट इज आल्सो x। तो R इक्विवेलेंट में यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, आंसर तो सेम ही आएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज इनफाइनाइट सीरीज है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 4x + 8 उधर ले जाओ, x × x + 2 हो गया, एलसीएम ले लिया, 6x + 8 = x² + 2x, तो x² - 4x - 8 = 0। इसमें से बाकी ऑप्शन जो दिए है वो सीधे साधे आ रही है, और आपको आंसर x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकाल के देखो, -b मतलब 4 ± √b², 4² - 4ac, 4 × 8 - 8, तो +8 हो जाएगा 32, 32 + 16 48 जैसा हो जाएगा, 2 × 1, तो 4 ± कितना हो गया, 32 + 16, 32 + 16 48, √48 को 16 × 3 लिख सकते हो, तो 4√3 हो जाएगा, 4√3/2। तो बेटा ये 2 + 2√3 जैसा हो जाएगा, है ना, 2√3 इज मोर देन 1, सो माइनस तो नहीं लेंगे, तो 2 + 2√3 आंसर है। तो 2 × 1.7 इज 3.4, 3.4 + 2 इज 5.4 जैसा। तो 5.4 जो है 4 से बड़ा है, 12 से कम है, ऐसा ऑप्शन मेरे को दिए में दिख रहा है। तो 4 से बड़ा 12 से कम, 4 से बड़ा 12 से कम। इनफाइनाइट सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है, तो इसका ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं मेरे को। देखो यहां पर L है, ऐसे जाऊं यहां आ गया L, यहां Z है, तो ऐसे जाके यहां आ गया Z। तो देखो L और Z के बीच में एक बार, ये भी L और Z के बीच में, ये भी L और Z के बीच में, तो तीनों पैरेलल 3 बार आ रहे तो R/3, 3 बार आ रहा तो R/3, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था ऐसे ही। तो पहले टोटल करंट निकालो, 4 + 2 6 है, नीचे 6 है, तो करंट तो इसका टोटली 3 ohms का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, 3 + इंटर रेजिस्टेंस 1 है 4,
तो आई टोटल जो आ गया मेरे लिए वो कितना आ गया, आई टोटल आ गया V बाई आर इक्वलेंट, 10 बाई आर इक्वलेंट कितना है, इन दोनों का मिला के 3 है, 3 + 1 4 है, तो बेटा 2.5 एम्पियर आ जाएगा, 2.5 एम्पियर आ गया। तो टोटल करंट मेरे आ गया। तो अच्छा यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर आ जाएगा, 10/3 इनका है, इसका 1 है, इसका भी 1 है, टोटली 1 + 1 दैट इज इंटरेस्टेड 5, तो 2 एम्पियर का करंट आ गया। अब 2 एम्पियर का करंट को यहाँ 2 रास्ते मिले, तो देखो पहले यहाँ वोल्टेज 0 है, यहाँ वोल्टेज 10 है, ओके, यहाँ 10 नहीं है, 10 - I × R है, 10 - I × R, 10 - 1 × 2, तो यहाँ वोल्टेज 8 है, यहाँ वोल्टेज कितना है 8 है, तो यहाँ भी वोल्टेज 8 होगा, ये का नहीं पता, बट करंट कितना आ रहा है अभी 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ 1 एम्पियर गया, इक्वली जाएगा, यहाँ भी 1 एम्पियर जाएगा, तो 8 - 1 × 4, 8 - 1 × 4, VA क्या लिखोगे, 8 - 1 × 4, 4 वोल्ट्स, VB क्या लिखोगे, 8 - 1 × 2, 6 वोल्ट्स, तो VA - VB आपका नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज A से B ज़्यादा है, VA - VB इज 4 - 6 -2 वोल्ट्स, तो -2 वोल्ट्स आ रहा है, ऐसा ऑप्शन में है क्या, देखते हैं, यस -2 दिया हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये आई टोटल है, ओके। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, करंट इन द गिवन सर्किट इज, बेका ये दोनों सीरीज में 12 × 3 बाई 15, 12 + 3, ये हो गया 5 टाइम्स 2.4 ओम से रेसिस्टेंस, ओके। तो करंट I = V/R, जो भी दिया है 4.8 डिवाइड बाई R कितना है 2.4, 2 एम्पियर, तो ये दो लाइन में आंसर आ रहे हैं, इसी क्वेश्चन से, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा सर्किट दिया हुआ है, आपको पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R द नेट रेजिस्टेंस इज 18, R कहाँ दिया है इसमें, ये वाला, ओके। तो पहले तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 5 इक्वल है, तो 5, 10 + 5 15, तो ये पूरा हटा के मैं 15 लिख सकता हूँ, ठीक है, 15 और 10 पैरेलल में, 15 × 10, ये वाला 10 इसके साथ पैरेलल में, बाई 25, 5 3 जार 5 5 जार 5 2 जार चला गया 6 ओम्स, तो ये 6 आ गया प्लस 10 16 हो गया, तो यहाँ पर नीचे है 16, बाहर है 10, यहाँ है R, और इसका आंसर है 18। तो आप सोच सकते हो ये 10 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो R × 16 बाई R + 16, 18 - 10 दैट इज 8, मतलब ये दोनों कैसा होने चाहिए, सेम होने चाहिए, 16 16 का पैरेलल 8 आएगा, 8 + 10 18 हो जाएगा, तो आपके R की वैल्यू भी 16 ओम्स होनी चाहिए थी, 16 ओम्स होनी चाहिए थी, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 वोल्ट्स का है और 9 ओम्स रेजिस्टेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वोल्ट्स है, तो हर पार्ट में 1 एम्पियर करंट जाएगा, बिकॉज 9 ओम्स का रेजिस्टेंस है, वोल्टेज यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, तो इसमें भी 1 एम्पियर गया, इसमें भी 1 गया, इसमें भी 1 गया, तो ये 1 1 1 1 4 5 ऐड हो गया, यहाँ पर 5 एम्पियर आया होगा, तो एमीटर की रीडिंग हो जाएगी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए है ना, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ये पांचों यहाँ जुड़े, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cell whose EMF is 2 volts, internal resistance is 0.1 and connected with resistance of 3.9, the voltage across the terminals will be, voltage across terminal जो होता है वो E - IR होता है, तो I निकालना है पहले, तो I = कितना वोल्टेज 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.1 + 3.9 दैट इज 4, तो 0.5 एम्पियर का करंट आ गया, तो वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल इज E - IR, I × स्मॉल r, और I × कैपिटल R लिख लो तो भी आंसर आ जाएगा, है ना, आपकी मर्जी है कैसा करना हो, और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ I × कैपिटल R, दोनों से आंसर आएगा, ये 2 - 0.5 × 0.1 करूँ या डायरेक्टली 0.5
इंटू 3.9 करूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1.95 वोल्ट्स, है ना। ये 0.05 हो गया, तो 2 माइनस 0.05 इज 1.95, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। N identical cells of EMF E and internal resistance R are connected in series. External resistance R is connected in series to this combination. The current through them is, तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ऐसे E और इसका R, ऐसे N टाइम्स बना हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया N इंटू E, और टोटल रेजिस्टेंस के कारण RN, और इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नली R जोड़ दिया, तो वो भी जुड़ जाएगा, तो करंट इतना आ जाएगा। करंट पूछा गया NE बाई R टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस, N टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ऑप्शन ए NE बाई R प्लस N R। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 cells of each EMF 5 volts, internal resistance 1 ohms are arranged so as to produce a maximum current of 25 ohms resistance. Each row is contain equal number of cells. The number of rows should be, okay, तो 100 cells of EMF 5 volt है, internal resistance 1 ohm है, are to be arranged so as to produce a maximum current of current in a 25 ohms resistance. तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 25 ohms हो रहा होगा, 25 ohms हो रहा होगा। तो आपके पास 100 सेल्स से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 ohms कितनी बार कनेक्ट करूं कि भाई इफेक्टिव 25 आ जाए। जितना ज़्यादा बार पैरेलल में कनेक्ट करोगे उतना कम होता जाएगा, तो 100 को 1 1 1 1 कनेक्ट तो 1/100 हो जाता है ना, बिकॉज एक का 1 ओम है। तो अगर ऊपर 50 आ रहा हो नीचे 50 आ रहा हो तभी तो आपका आंसर 50/2 25 आ जाएगा। मतलब ऊपर 50 सेल्स कनेक्ट कर दिया, ऐसे ऊपर आपने ER के 50 सेल्स कनेक्ट कर दिए, तो बाकी सेल्स नीचे कनेक्ट करे होंगे, है ना। 50 सेल्स कनेक्ट कर दिए, तो ऊपर भी टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम है, नीचे भी 50 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा 25 ओम्स। मतलब कितनी बार कनेक्ट किया पैरेलल में, ऐसे 2 बार पैरेलल में कनेक्ट करना है, सीरीज में 50 बार, ऊपर सीरीज में 50 बार, नीचे सीरीज में 50 बार, वो दोनों पैरेलल में। तो इसमें कोई नंबर ऑफ रोज बोला है, रोज मतलब पैरेलल में 2 बार। सीरीज पूछा होता 50, सीरीज पूछा होता तो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिकली, जो फिश होती है ईल बोलते हैं इसको, तो उसके अंदर मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, आर कैपेबल टू जनरेट बायोलॉजिकल करंट्स। ओके, इलेक्ट्रोप्लेट्स आर 100 रोज, इसमें 100 रोज ऐसे कनेक्टेड है, 100 रोज ऐसे, और ईच रो में 5000 इलेक्ट्रोप्लेट्स है। ईच इलेक्ट्रोप्लेट का EMF कितना है 0.15 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.25 ओम्स है। ऐसे कितने होते हैं, ईच रो हैज 5000, तो रो की आर नेट रेजिस्टेंस इन रो, कितना हो जाएगा 5000 इंटू 0.25। ओके, और नेट बैटरी कितनी हो जाएगी 0.15 इंटू 5000, EMF इक्वल टू 0.15 इंटू 5000। ये ऊपर वाला हो गया। ऐसे कितने बार कनेक्ट किया पैरेलल में, कितनी बार कनेक्ट किया आपने पैरेलल में। द करंट ईल कैन प्रोड्यूस इन ए वाटर इज अबाउट, तो इफ द वाटर सराउंडिंग इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms, तो ये पूरा इक्विवेलेंट आपको निकालना है। अब ऐसे ये तो एक रो का हुआ, ऐसे कितने रोस है 100 रोस है, तो E1/R1 प्लस E2/R2 स्वान अपने लिखना सीखा था। तो अब E तो सबका सेम है, कितना है 0.55 इंटू 500, तो इसका E तो वही आएगा, बट R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 5000 इंटू 0.25 बाई 100 टाइम्स, पैरेलल में है ना, 100 टाइम्स पैरेलल में, तो 2 जीरो चले गए यहाँ पर। 50 इंटू 0.25 दैट इज 12.5 ओम्स, 12.5 ओम्स आ जाएगा, 12.5 ओम्स आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो
इसके साथ सीरीज में 500 ओम का बैटरी लगाया, 500 ओम का आपने सीरीज में एक रेजिस्टेंस, वाटर का रेजिस्टेंस 500 ओम लेने को बोल रहा है, और बैटरी का ईएमएफ नेट कितना हो गया, ये तो 15 इंटू 5 750 वोल्ट्स का हो गया अप्रोक्सीमेटली, कितना हो गया 750 ईएमएफ हो गया 750 वोल्ट्स का, बिकॉज ये कितना आ गया 15 इंटू 50, तो 75 इंटू 10 750 वोल्ट्स। तो ये मेरा ईएमएफ है, ये रेजिस्टेंस है इसके बॉडी के कारण, ईल के इलेक्ट्रोप्लेट्स के कारण, और बाहर एक रेजिस्टेंस है पानी के कारण, वो 500 है। तो आर नेट कितना हो गया 12.5 प्लस 500, तो करंट कितना हो गया 750 बाई 512.5, तो 500 अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना है 750 से। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी का, उसको नेग्लेक्ट करते तो 500 बाई 75 इज 50 2 जार 50 और 25 2 जार 25 3 जार, पैसा हो जाएगा 3/2 टाइप हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। 1.5 से टेक्निकली देखा जाए तो छोटा है, 1.5 से भी छोटा 1.47 1.46 जैसा आता है, बट हमने अप्रोक्सीमेट आंसर इसमें दिए हुए तो 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 को नियरेस्ट आंसर चूज करके मार्क करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, समझो बॉडी के अंदर 5,000 छोटी छोटी बैटरी से ऐसे 100 रोस है ना, ये पूरा क्वेश्चन है। देन इसको सराउंडिंग वाटर में 500 ओम का रेजिस्टेंस मान के टोटल करंट पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। ये 220 वोल्ट 800 वाट इलेक्ट्रिक केटल एंड 3 220 वॉट्स 100 watt bulbs are connected in parallel. Supplying this combination the 220 volt supply, the total current will be, तो करंट निकालना है आपको, सबका वोल्टेज V सेम है ना, तो सबका वोल्टेज सेम है, तो पावर भी सबका दिया हुआ है, इसमें 100 वाट का पावर है, तो इसके अंदर करंट कितना हो गया, तो आपको टोटल करंट चाहिए, करंट 3 टाइम्स I बल्ब्स प्लस I केटल, ऐसे हो जाएगा। बल्ब का कितना है करंट, 100 वाट का सप्लाई है, 220 वी पी बाई वी मतलब 220 डिवाइड बाई 100 प्लस केटल के लिए कितना है 800 है केटल का पावर बाई 220, तो अभी के लिए ये 660 प्लस 800 1460, अच्छा इसका पावर अपॉन लिखना चाहिए 100 बाई 220, गलत लिखा था, 800 बाई 220, तो 300 प्लस 800 1100 बाई 220, ये तो 5 एम्पियर एग्जैक्टली आ गया। तो बहुत इजीली मैं 3 बल्ब का निकाल लिया और 1 केटल का निकाल लिया इंडिविजुअली और दोनों को ऐड कर दिया, बिकॉज टोटल करंट तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड 100 and 220, the cut into half and 2 pieces are joined in parallel to the same source, the energy now liberated will be, तो देखो हीटिंग कॉइल का रेटिंग है 100 220, कॉइल इज कट इनटू हाफ एंड द 2 pieces are joined in parallel, तो आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस तो आधा हो गया, और इसको पैरेलल में जॉइन कर दिया तो R/2 का पैरेलल R/4 हो गया, तो R/4 हो गया। तो अभी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो पावर होता है V²/R, ये इनिशियल था, P2 जो हो जाएगा V²/R/4 हो गया, तो 4 टाइम्स V²/R, तो V²/R आपको क्वेश्चन में 100 दिया था, तो ये 400 हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना है इसको, है ना। पहले वायर को कट करने से रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंडेंट है, आधा हो गया, आधे को वापस आधा पैरेलल में कनेक्ट किया तो R/4 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हीटिंग कॉइल कैन हीट द वाटर फ्रॉम 220 to 60 degrees in 30 minutes. 2 such heating coils are put in series, then use it to heat the same amount of water through same temperature range. तो सेम पानी को सेम गर्म करना तो एनर्जी तो उतनी लगनी चाहिए, बट आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया सीरीज में रखने से बढ़ गया, सीरीज में रखने से बढ़ गया, तो आपका टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो पावर होता है I²R इंटू टी, पावर हीट एनर्जी सेम है T1 R1, और
सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, करंट से होगा वो भी चेंज हो जाएगा, या मैं वोल्टेज से करूं ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में। वी स्क्वेयर बाई R1 इंटू T1 इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई R1 बिकॉज आपका रेजिस्टेंस डबल हो गया इंटू T2। तो आपको वी स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, बैटरी आपके लिए सेम है, वी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू आपको नहीं पता जो भी होगी, लेकिन 2R1 है, R1 गया 2 टाइम्स T1 हो जाएगा T2। T1 कितना दिया है टाइम में, 30 मिनट्स लग रहा है इसको, तो T2 हो जाएगा 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इसका आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A current of 2 ampere passes through conductor produces 80 joules of heat in 10 seconds। तो करंट दे दिया, एनर्जी दे दी है, पावर दे दिया आपको, तो रेसिस्टेंस पूछा गया है, आई स्क्वेयर आर होता है, तो पावर होता है आई स्क्वेयर आर, और पावर आपको दिया है वर्क अपॉन टाइम, 80 अपॉन टाइम कितना है 10, तो आई स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर इंटू आर इक्वल टू 8, तो 4 जाएगा 2 टाइम्स, आर इक्वल टू 2 ओम्स। ये तो इजी क्वेश्चन में गिना जाएगा। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ सिग्मा इक्वल 0 एंड सिग्मा आई आर इक्वल 0, मतलब वोल्टेज, इसको लूप लॉ बोला गया। सिंबल से तो क्या है, आई इक्वल 0 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और सिग्मा वी इक्वल 0 वो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 और 3 2 2 और 4 6, तो आई जो हो जाएगा 18 बाई आर इक्वल, दैट इज 6 इंटू 3 पैरल में 2 हो जाएगा बेटा, ये 2 और 4 सीरीज में 6 हो जाएगा, तो बाई 6 3 एम्पियर करंट है। क्या पूछा गया, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एज शोन द फिगर, तो पावर हो जाएगा V इंटू आई, V आपका है 18, आई है आपका 3, 54 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सर्किट शो इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर इट। तो फिगर में यहाँ पर E1 E2 R1 I2 R ऐसा दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको लूप लॉ लगाना है, लूप लॉ लगा के देखना है तो कौन सा सही इक्वेशन बैठ रहा है ऐसा देखना है। तो 2 बार लूप लगाइए, मैं एक बार इसके अंदर लूप लगाऊंगा, इसके अंदर एक बार लूप लगाएंगे, और आपको सॉल्व करना है ना। तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट से, और इसमें ऐसे घूम रहे, तो ये I1 करंट मान लो, या बीच में I1 करंट दिया हुआ है, ये I2 दिया हुआ है, तो इसमें भी I1 करंट जा रहा होगा, है ना, ये I2 है, तो ये करंट्स आपको क्लियरली दे दिए है, तो आपको लूप में करंट यहाँ पर I1 मान के करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो और ऐसे घूम के आओ, लूप ऐसा है आपका, एक लूप ऐसा बना रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करो, माइनस आई R1 माइनस प्लस E1 प्लस माइनस आई इंटू R2। ओके, तो आई इंटू R2, आई इंटू R2 मतलब कैपिटल आर दिया हुआ, R2 मतलब कैपिटल आर दिया हुआ इक्वल टू 0। ओके, अब आपको कैपिटल आर से जो करंट जा रहा है वो दोनों ऐड होके जा रहा है, इसका करंट भी आ रहा है, I1 प्लस I2 आ रहा है इसके अंदर करंट, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 आ जाएगा, I1 प्लस I2 की वजह से ड्रॉप होगा इंटू आर इक्वल टू 0। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन 1 से ही मैच हो जाता है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऊपर वाला से ही मैच हो गया, नीचे वाला करने की जरूरत नहीं पड़ी, लकीली है ना। पहला वाला केस मैंने सॉल्व करके देखा तो ये आंसर दिख रहा है, E माइनस I1 आर I1 R1 और I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल आर, I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 wires of 12 ohms per meter is bent in the form of a radius of circle 10 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया 2 पाई इंटू 0.1, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 ले लेता हूँ। तो ये इसका लेंथ है, लेंथ इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है 12, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल। तो ए और बी के बीच में, तो ये R/2 आया होगा, यहाँ R आया होगा ऊपर, नीचे अगर R आता है तो इफेक्टिवली मतलब R
आधा r/2 आएगा, यहाँ पर भी r/2 आएगा, बिकॉज लेंथ आधा आधा ऊपर नीचे है। अब ये दोनों वापस पैरेलल में, तो इफेक्टिवली r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/4। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 पाई इंटू 0.1 इंटू 12 डिवाइड बाई 4, 4 जाएगा 3 टाइम्स, 3 2 6, 6 पाई 0.6 पाई ऐसा हो जाएगा, 0.6 इंटू पाई, पाई इज लाइक 3, तो 1.8 0.6 पाई दे दिया इन्होंने आंसर। ठीक है, बढ़िया है ना। तो वरना पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, 0.6 पाई का आंसर दिख जाएगा, 4 3 जार 3 2 जार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट मेजर्स अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, द स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ ए ग्राफ आर। तो आपको फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इंटरसेप्ट कितना हो गया, स्लोप पहले पूछा है, स्लोप कितना हो गया माइनस आर, है ना, स्लोप कितना हो गया माइनस आर, और इंटरसेप्ट क्या हो गया ई, इंटरसेप्ट हो गया ई। इसको मैं y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर कर रहा हूँ। m की वैल्यू माइनस आर है, बिकॉज एक्स एक्स में करंट लिया है, y एक्स में पोटेंशियल लिया है। ठीक है, ऑप्शन ए से मैच हो जाना चाहिए। आपका ग्राफ कैसा बनाया, ऐसा बनाया, v वर्सेस i का ग्राफ। दिस इज द क्वेश्चन। जब करंट 0 था, वोल्टेज E के बराबर था, और ग्राफ ऐसा नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 wires each having 2 ohms resistance are joined to form a cube। 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, क्यूबॉइडल सर्किट्स। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपने सीखा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बॉक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बॉक्स मतलब एज, फेस और बॉडी डायगोनल, एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। इस क्वेश्चन में आपको कनेक्ट करने को बोला है 12 वायर्स, 12 बैटरी कनेक्ट की है फेस डायगोनल में, मतलब ये फेस डायगोनल हुआ, ए और सी क्या हुआ, फेस डायगोनल, मतलब एफ वाला फॉर्मूला आपको चाहिए होगा। ओके, तो फॉर्मूला लिखने का तरीका मैं सिखाता हूँ, इजीली याद रखना है। 1 2 लिखो पहले, बाद में लिखो 3 4, बाद में लिखो 5 6, बाद में लिखो 7, है ना, इजी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपने लिख लिया, तो इनटू आर लिख दो, सबका रेजिस्टेंस आर होगा, यहाँ आर, यहाँ आर, तो फेस डायगोनल के लिए आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 3r/4। तो अब इसमें आर दिया है 2 ohms, हर एज का रेजिस्टेंस है 2, तो 3 इंटू 2/4, 2 टाइम्स 1.5 ohms आ गया, 1.5 ohms आ गया। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसने रेजिस्टेंस पूछा ही नहीं है, इसने मेरे को पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल ई एंड एफ। ई एंड एफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसमें कितना पोटेंशियल आएगा पूछा गया। तो करंट दे, पहले आई टोटल निकालो, आई टोटल इज इक्वल टू, बैटरी कितना है 6 वोल्ट की बैटरी, 6/1.5, 4 एम्पियर का करंट गया, 4 एम्पियर का करंट गया। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ ध्यान से देखना, बैटरी से करंट कितना निकला 4 एम्पियर। अब उसके पास यहाँ आने के बाद 3 रास्ते, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बट ये रास्ता सी तक पहुंचने के लिए ऐसा एक चूज कर रहा है, ऐसा एक चूज कर रहा है, तो इन दोनों में करंट सेम गया होगा, इन दोनों में करंट सेम गया होगा। बाकी का करंट कुछ अलग यहाँ गया होगा, इसमें I2 गया, इसमें I1 गया। तो यहाँ आने के बाद ये I1 जो है, इसके पास वापस 2 रास्ते, ऐसे और ऐसे, इसमें इक्वली बढ़ जाएगा, बिकॉज 2 ही रास्ते और इक्वली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वली बढ़ने के बाद यहाँ पर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इस दोनों एज पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पर करंट जा सकता है, ऐसे करंट जाएगा, और सी पे मतलब सी और ये करंट, हाँ इसमें करंट जा सकता है, यहाँ से करंट ऊपर ऐसे जाएगा, मतलब इसमें और इसमें, ये 2 एजेस जो है इसमें करंट नहीं जाएगा, मतलब BE इज पैरेलल टू, सॉरी BE का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट E है, ऐसे पोटेंशियल एट D इक्वल टू पोटेंशियल एट G है। पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे लंबा क्वेश्चन है आपके पेपर का, ये नहीं हुआ तो टेंशन मत लेना आप। तो पहली बात तो पोटेंशियल सबने आइडेंटिफाई कर लिए, बी और ई पे करंट डिवाइड नहीं होगा, ये करंट ऐसे जाएगा शॉर्टेस्ट पट लेके यहाँ से जाएगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस कितना है 2R
पैरेलल में, 2R पैरेलल में मतलब R हो गया, मतलब इसमें रेजिस्टेंस कितना है R। तो 1.5 R में, सॉरी कितना रेजिस्टेंस आया था आपका, 1.5 ओम्स R इक्विवेलेंट आया था, तो 4 एम्पियर करंट है। तो R मतलब कितना हो गया 2, तो 2 में कितना करंट जाएगा आप सोचो, आपको तो निकालना है यहाँ पर करंट, यहाँ जो करंट जाएगा वो निकालना है, E और F के बीच में, E और F के बीच में निकालना है। तो ये जो 4 एम्पियर आया उसमें से यहाँ कुछ गया, इन दोनों में इक्वल गया, तो 2I प्लस I2 इक्वल टू 4 है, 2I प्लस I2 इज 4। तो यहाँ दोनों का रेजिस्टेंस 2R पैरेलल में R, तो R रेजिस्टेंस है और ये अभी 6 के साथ पैरेलल में हो गया, तो इसमें कितना करंट जाएगा, करंट थ्रू I1 कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2R 6/2 है ना, 2R कितना हो गया, 2R पैरेलल में R 6/R मतलब 2 ओम्स, 3 एम्पियर, मतलब ये 3 एम्पियर मतलब इसका 1.5 इसमें गया, 1.5 इसमें गया, तो यहाँ I2 में कितना गया, I2 नहीं ये 2I1 है, तो I1 कितना हो गया 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर गया। तो यहाँ पर 1.5 गया, इसमें 1.5 गया, तो आप सोचो इसमें कितना गया होगा, 3 तो चला गया, तो इसमें हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इसमें आधा एम्पियर इसमें गया, 0.5 एम्पियर, आधा एम्पियर इसके यहाँ गया, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, ये 0.5 एम्पियर यहाँ भी जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम से, रेजिस्टेंस कितना है हर एज का 2 ओम से। तो वोल्टेज अक्रॉस EF इक्वल टू करंट कितना है 0.5 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, 1 वोल्ट जैसा आंसर दिखना चाहिए आपको, 1 वोल्ट जैसा आंसर दिखना चाहिए। वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर, इसको छोड़ के आए तो कोई टेंशन मत लेना आप लोग ना, आप लोगों ने टाइम कंज्यूम, इसमें टाइम चला जाता ओके, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता, ट्रिकी है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ओके, एक आध 2 क्वेश्चन ट्रिकी आने भी चाहिए। तो चलो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन फिलामेंट ऑफ 110 वोल्ट 220 वोल्ट इज, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो करंट निकालोगे तभी तो आंसर आएगा। करंट होता है बेटा 220 पावर अपॉन वोल्टेज, पावर कितना दिया है 110 बाय वोल्टेज कितना है 220, 0.5 एम्पियर, 0.5 इक्वल टू N इंटू ई लिख दो ओके, इन 1 सेकेंड बोला है तो टाइम तो 1 सेकेंड ले लिया आपने ओके, तो 0.5 इक्वल टू N इंटू 1.6 10 पावर -19। तो अब इसको सॉल्व कर सकते, कैसे करेंगे देखो, अगर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होता है 0.5 बाई 1.6 इंटू 10 पावर 9 को मैं 18 इंटू 10 लिख देता हूँ, तो ये 5 बाई 1.6 हो जाएगा इंटू 10 पावर 18 ओके, तो इस तरह से सोच सकते हैं। तो इसको 50 बाई 16 लिख सकते हो, 50 बाई 16 जाता है 3 टाइम्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 50 बाई 16 इंटू 10 पावर 18, ये अप्रोक्सीमेट 3 के ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर आ रहा है, 3.1 ऐसा कुछ आएगा, 3.1 जैसा कुछ आएगा इंटू 10 पावर 18, तो 10 पावर 18 में 3.1 तो नहीं दिख रहा, 31.10 पावर 17 दिख रहा है, तो ये भी सही आंसर है। आपको नियरेस्ट आंसर ही चूज करना है एग्जाम में ओके, तो आपको ऑप्शंस मैथमेटिक्स का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज 0, 100 एंड T डिग्री सेल्सियस फाउंड टू बी, तो अलग अलग रेजिस्टेंस दे दिया, तो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T है ना, ये फॉर्मूला होता है कोई भी टेम्परेचर के लिए, तो R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T फॉर्मूला होता है। तो पहला रेजिस्टेंस 0 डिग्री के लिए, 100 के लिए, T के लिए, तो पहले 100 के लिए लिख रहा हूं मैं, 0 ये R0 0 के लिए होता है, तो 100 के लिए कितना आंसर दिया आपको क्वेश्चन में 10.2 दिया है, 10.2 इक्वल टू 10 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री, और 10.95 दिया मतलब हाई, और रेजिस्टेंस और बड़ा मतलब टेम्परेचर और बड़ा होगा, ये आपका R0 10 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर T है, टेम्परेचर T है, तो आपको इसमें से T निकालना है, आपको T निकालना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, अभी तो सेल्सियस में आंसर याद रखना। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से अल्फा निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो भी चाहिए, या मैं इसको डेल्टा R बाई R0 लिखूँ तो अल्फा इंटू T हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा R लिखना है आपको,
बाई आर नॉट, तो डेल्टा R1 बाई आर नॉट, डेल्टा R2 बाई आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू T2। तो इसको यूज करके डेल्टा R1 कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.2 और इन दोनों का डिफरेंस है 0.95। आर नॉट रेशियो में कट जाएगा, अल्फा कट जाएगा रेशियो में, तो 100 बाई T1, तो T1 इक्वल टू 100 इंटू 0.95 बाई 0.2, 95 950 बाई 2 आ जाएगा, 950 बाई 2 450 475। T1 की वैल्यू आ रही है 475 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप ऐड करो 273, तो प्लस 273 करो तो 748 केल्विन आ जाएगा, 748 केल्विन आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 478 प्लस 100 ऐड कर दो, -30 कर लो, है ना, -30 कर लो, तो 748 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following resistivity versus temperature curve is the most suitable for the wire bond with standard resistor। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टर है तो ओम्स लॉ फॉलो करती है, तो ओम्स लॉ के साथ हमने फॉर्मूला देखा था अभी, ओम्स लॉ मतलब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ऐसे रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला रो इंटू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी लिख सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए बढ़ेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द स्टैंडर्ड बोला इसलिए हमने कंडक्टर माना है, अगर सेमीकंडक्टर होता तो कर्व आता था, अलग बात हो जाती, और वो डाउन होता, सेमीकंडक्टर में घटता। तो एनीवे इसमें कोई घटता नहीं, सारे बढ़ते हुए दिख रहा है, ये घटा हुआ दिख रहा है, शायद ये सेमीकंडक्टर का हो सकता था। चलो, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन। आई होप यू एंजॉयड दिस सॉल्यूशंस। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।